नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी कुमार एक बार फिर से आपका फिजिक्स टूल यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का आज एक नया वीडियो आपके बीच में मैं लेकर आया हूं। लास्ट वीडियोज़ के अंदर हम लोगों ने अपवन वेग के बारे में पढ़ा, अपवन वेग क्या होता है उसकी परिभाषा पढ़ी और उसका सूत्र निकाला। ठीक है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि अपवन वेग का जो हमने फॉर्मूला निकाला था वो ये आया। अपवहन वेग सदिश राशि होती है नहीं, वी डी बराबर ई टो एम ई। ठीक है, परिमाण लिख रहा हूं मैं। और जब सदिश रूप में आया था तो यहाँ पर ये वेक्टर फॉर्म में थे तो माइनस का चिन्ह लगा था। वो इस बात को प्रदर्शित कर रहा था कि अपवन वेग विद्युत क्षेत्र के विपरीत होता है, यानी जिस इलेक्ट्रॉन पर आप विद्युत क्षेत्र लगा रहे हो उसके विपरीत दिशा में जिस औसत वेग से इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं उसे हमने अपवहन वेग नाम दिया था। ठीक है, उसके बाद आपने लास्ट पॉइंट में गतिशीलता के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, और गतिशीलता को आपने म्यू से लिखा था और उसका फॉर्मूला ये बताया था वी डी अपॉन ई। एकांक विद्युत क्षेत्र में अगर विद्युत क्षेत्र का मान किसी चालक पर 1 मान लें और उस कंडीशन में जो चालक के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जिस औसत वेग से गति कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉनों का जो अपवन वेग है उसे गतिशीलता कहते हैं। हमने इसका मात्रक भी पढ़ा था और गतिशीलता को एक कांस्टेंट वैल्यू से हमने तुलना भी की थी, ई टो अपॉन एम से। बात आ गई समझ में आप लोगों को? ठीक है, ये हमारे लास्ट वीडियो के अंदर इस प्रकार का कुछ मैटर हमने देखा था। अब इसी 1-2 पॉइंट को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं और मेरा एक पॉइंट और है, क्या अपवन वेग विभवांतर पर डिपेंड करता है? तो मेरा आज का ये छोटा सा पॉइंट है, अपवन वेग तथा विभवांतर के बीच संबंध। चलो मैं थोड़ा आप लोगों को एक डायग्राम बनाकर समझाने की कोशिश करूं और ये डायग्राम हमारे तो वैसे काम आने वाला है, बार बार हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा था हमने एक चालक लिया था, याद है आपको? वीडियो देख रहे हो ना आप लोग? लगातार वीडियो देखते रहिए। ठीक है, और नोट्स बनाने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। एक ऐसा चालक लिया था, उस चालक की लंबाई हमने कितनी मानी थी बच्चों? L। ठीक है, और इसका अनुप्रस्थ काट, ये अनुप्रस्थ काट होता है ना इस चालक का। ठीक है, अनुप्रस्थ काट हमने A माना था। और फिर मैंने क्या किया, इस चालक को एक बैटरी से कनेक्ट किया था, या ऐसा कहूं कि इस चालक पर एक विभवांतर मैंने आरोपित किया था। विभवांतर लगाया था ना मैंने यहाँ पर V वोल्ट का। अब ये बैटरी विभवांतर ही तो लगाती है, इस पर वोल्टेज ही तो लगा रही है। ये प्लस सिरा है, ये माइनस सिरा है, तो बैटरी द्वारा ये विभवांतर इस पर आरोपित किया गया। ठीक है, या ऐसा कह दो विद्युत क्षेत्र लगाया गया, क्योंकि बैटरी इस पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करेगी जिसकी दिशा हमेशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। ठीक है, तो हुआ क्या था, ऐसा करने से इस चालक के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन बता दिए मैंने कौन से इलेक्ट्रॉन है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार गति करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ऋण सिरे से प्रतिकर्षित होने लग गए और धन सिरे की ओर ये इलेक्ट्रॉन गति करना शुरू कर देते हैं। ये सारे इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर बनाए हैं। ये इलेक्ट्रॉन इस साइड में आना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस साइड में आते हैं
आपको इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में धारा प्रवाह देखने को मिलता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन सारे इधर जा रहे हैं तो इसके विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे ना, इस तार में ऐसे होते हुए इलेक्ट्रॉन इस प्रकार जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है। ये डायग्राम हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं और इसका अनुप्रस्थ काट मैंने क्या बताया था, ए अनुप्रस्थ काट बताया था। ठीक है, यानी ए मोटाई का ये हमारे पास चालक हमने लिया था। दिखाई दे रहा आप लोगों को? ठीक है, ये चीज, ये टॉपिक हम बार बार पढ़ रहे हैं और इसके बारे में हमने पीछे के वीडियो में भी अध्ययन करने की कोशिश की थी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या था। अब ये बात है कि विद्युत क्षेत्र और अपवन वेग के बीच में तो ये हमने संबंध निकाल लिया था। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि अपवन वेग और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। हाँ, अगर आप सदिश रूप लिखोगे, सदिश रूप में अगर यही बात दर्शाओगे तो आपको पता है मुझे माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये लास्ट वीडियोज के अंदर हमने ये चीजें पढ़ी है और बार बार मैं बोलकर भी आप लोगों को बता रहा हूं तो कोई टाइप का कंफ्यूजन रहना नहीं चाहिए, क्योंकि विद्युत क्षेत्र लग रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, धनावेश से ऋणावेश की ओर विद्युत क्षेत्र लग रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉन औसत वेग से इसके विपरीत गति कर रहे हैं। तो ये विद्युत क्षेत्र और अपवन वेग के बीच में संबंध था और दोनों सदिश राशि थी। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं यही संबंध अपवन वेग का यही जो संबंध है वो विभवांतर के साथ निकालना चाह रहा हूं। किसके साथ है? विभवांतर के साथ। बहुत ही सिंपल कंडीशन है। अब आपको पता है कि सर ये जो अपवन वेग है इसका सूत्र ये होता है VD बराबर E टो M E। सही है क्या? ये अपवन वेग का सूत्र होता है। समीकरण नंबर 1 दे दूं मैं इसको। ठीक है, बार बार पढ़ रहे हैं हम और बार बार लिखो भी इसको। बार बार लिखोगे ना तो सूत्र याद हो जाएंगे। ठीक, अब एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रॉन हमारे VD वेग से गति कर रहे हैं चालक के अंदर। ठीक है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन गति क्यों करते हैं? क्योंकि आपने इस चालक पर ये बैटरी कनेक्ट की, बैटरी ने इलेक्ट्रॉनों को धक्का देना शुरू कर दिया और इनको एक निश्चित दिशा में गति करवाया। इलेक्ट्रॉनों को एक निश्चित दिशा में गति करवाया तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन इस सिरे से चलकर जब इस सिरे पर आते हैं तो हमारे इन इलेक्ट्रॉनों ने L लंबाई तय कर ली। कितनी लंबाई तय कर ली? L, क्योंकि ये यहां से चलकर यहां आएंगे तो L दूरी तय करेंगे ये इलेक्ट्रॉन हमारे। समझ में आ रहा है पॉइंट आप लोगों को? ये इलेक्ट्रॉन यहां से चलकर यहां आएंगे तो कितनी दूरी तय करेंगे? जितनी चालक की लंबाई है उतनी दूरी इलेक्ट्रॉनों को तय करनी पड़ेगी। समझ में आई बात मेरी? और वोल्टेज कितनी लगाई है आपने इस पर? V वोल्ट आरोपित की है। ठीक है, तो ये विभवांतर इस चालक पर आरोपित हो रहा है। ठीक है, तो एक बात बताओ, मैं यहां लिख रहा हूं ये चीजें कि यदि चालक की लंबाई स्मॉल l है तो विभवांतर V बराबर होता है E गुणा L। ठीक है, विभवांतर क्या होता है? विद्युत क्षेत्र को दूरी से गुणा कर दो, विभवांतर आ जाएगा। अब बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि ये चीजें हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ ली है। ठीक है, विद्युत विभव का अपने चैप्टर था तीसरा और तीसरे चैप्टर में विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र का एक संबंध आता है बच्चों। वो ये आता है कि याद भी रखना, विद्युत विभव कह दो या विभवांतर कह दो। ठीक है, यहाँ विभवांतर इसलिए ले रहा हूं मैं क्योंकि इस बिंदु और इस बिंदु, इन दोनों बिंदुओं के बीच में विभव का अंतर है। ठीक है, एक निश्चित बिंदु होता है उस पर विभव नाम रख दो और दो बिंदुओं के बीच में अंतर की बात आती है तो आप उसको विभवांतर नाम दे सकते हो। तो ये दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर आ गया V और उसका सूत्र होता है विद्युत क्षेत्र को दूरी से गुणा कर दो।
ठीक है। इसलिए अब हमें चाहिए विभवांतर में संबंध चाहिए, तो एक काम करो, अपवन वेग का ये सूत्र होता है। अब ध्यान दो यहाँ पर थोड़ा सा कि अगर मैं इन दोनों सूत्रों को यूज में लूं तो यहां से मैं अगर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू निकाल कर इसमें रख दूं तो मेरे को एक रिलेशन मिल जाएगा। कैसे? मैं यहां से विद्युत क्षेत्र की वैल्यू निकालता हूं, E बराबर V अपॉन L। दिखाई दे रहा है आपको? E बराबर V अपॉन L। ये मान कहां रख दूंगा मैं? ये मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 में मान रख रहा हूं मैं, समीकरण 1 ये है ना अपना, इसमें मान रखो वी डी बराबर ई टो एम और ई की जगह रख दिया V अपॉन L। बात आई समझ में? ई की जगह क्या रख दिया? V अपॉन L। तो वी डी बराबर ई टो एम L और यहां पड़ा है ये विभवांतर V, ठीक है। अब देखो यहां ध्यान देना एक थोड़ा सा आप लोग एक मैटर, E इलेक्ट्रॉन का आवेश कांस्टेंट होता है, M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कांस्टेंट होता है, T विश्रांति काल है, जो इलेक्ट्रॉन जिस गति के दौरान जो औसत समय लग रहा है उसको हमने विश्रांति काल से लिखा था। और किसी चालक के लिए ये भी हम स्थिर मान सकते हैं। L लंबाई का ये चालक हमने परमानेंट ले रखा है। तो कहने का अर्थ है कि ये अगर मैं कांस्टेंट वैल्यू मानूं तो बात आ गई यहां पर कि अपवन वेग विभवांतर के समानुपाती होता है। मतलब अपवहन वेग किसके? विभवांतर के। अपवन वेग विभवांतर के समानुपाती होता है। ये संबंध आ गया किस किस के बीच में? अपवन वेग का विभवांतर के साथ संबंध निकाल दिया, ठीक है। अब ध्यान ये देना आप लोग बच्चों इस चीज के ऊपर कि ये तो हमने संबंध ले लिए अपवन वेग का विद्युत क्षेत्र के साथ, ये तो सूत्र में अपने आप ही आ जाता है। और ये संबंध है अपवन वेग का विभवांतर के साथ, ठीक है। अब एक चीज आप नोट करना, अपवन वेग के दो संबंध हम निकाल चुके हैं, ठीक है, विद्युत क्षेत्र और विभवांतर के साथ। आपने एक बात नोट की होगी कि अपवन वेग का ये सूत्र होता है, ठीक है। इस सूत्र में अगर आप ध्यान दो तो यहां इस सूत्र के अंदर कहीं पर भी चालक की प्रॉपर्टी आई है क्या? चालक की भौतिक अवस्था इस सूत्र में आपको नजर आ रही है क्या? मतलब भौतिक अवस्था मतलब चालक की कोई लंबाई, चालक की कोई मोटाई, इनका यहां पर कोई संबंध बैठ रहा है क्या? नहीं बैठ रहा। तो मैं एक बात आपको जरूर यहां पर कहना चाहूंगा कि कहने का अर्थ ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अपवन वेग का मान जो है वो चालक की लंबाई पर निर्भर नहीं कर रहा। अपवन वेग का मान चालक की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। मतलब लंबाई, लेंथ, ये जो यहां से लेकर यहां तक इलेक्ट्रॉन आए तो इसने कितनी दूरी तय की है? L दूरी तय की है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों के लिए यही दूरी है, यही विस्थापन है। बात आई समझ में? और वैसे भी अपवन वेग का मान जो है वो इसकी लंबाई पर डिपेंड नहीं करेगा। ये बात ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अपवहन वेग का मान, जैसे मैं यहां नोट कर देता हूं ये बात, ठीक है, यहां नोट कर देता हूं, क्या ध्यान देना, अपवहन वेग का मान चालक की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। अपवन वेग का मान चालक की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। चालक चाहे कितना ही लंबा हो, अपवन वेग इलेक्ट्रॉनों का निश्चित आएगा, ठीक है। उसकी लंबाई से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो इस टॉपिक का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये अपवन वेग और विभवांतर के बीच में संबंध है। चलिए
इनके नोट्स बनाओ बच्चों आप लोग साथ साथ। और मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि मैं कोई ज़्यादा बड़े टॉपिक आप लोगों के सामने अपलोड नहीं करूँगा, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक आपके सामने अपलोड करूँगा, उसके बाद आप आसानी से इनके नोट्स बना सकते हो और आपको याद करने में भी आसानी होती है। और फिर वो बच्चे जो लगातार वीडियो पीछे से देखते आ रहे हैं उनको भी आसानी होगी। उनकी ये टेंशन चल रहा है कि सर आगे ना निकल जाए, तो ये वीडियो तो लगातार आपके काम में आएंगे, न कि आज बल्कि आगे आने वाले समय में भी ये चीज़ें आपके काम आने वाली है बच्चों, ठीक है। ये भी नहीं है कि हम कक्षा 12 में हैं तब भी काम आएंगे, नहीं। अगर आप आगे भी जाओगे और जब भी इन वीडियो की जरूरत पड़ेगी, तो अब ये तो रिकॉर्डेड हो चुके हैं, ठीक है, यूट्यूब चैनल परमानेंट हो चुका है, तो आपको ये वीडियो जब भी आपकी इच्छा हो, जब भी आपको कोई परेशानी हो, ये टॉपिक तो आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। मैं सिलेबस का अनुसरण करते हुए आप लोगों को काम करवा रहा हूँ, तो आप इनके रेगुलरिटी से नोट्स तैयार करते रहें, ठीक है बच्चों। चलिए अब मैं आज इस एक नेक्स्ट नए बड़े टॉपिक पर चर्चा कर रहा हूं, ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले, वो टॉपिक मैं आगे कराऊंगा, लेकिन पहले आपको मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं। उस क्वेश्चन में आपको जैसे मानो एक छोटा सा एग्जाम्पल करवा रहा हूं जिसपे धारा निकालना आपको पूछ सकता है, जैसे इस प्रकार के, हालांकि हमने किए हैं ऐसे क्वेश्चन। किसी क्षण आवेश का जो मान है वो ये है, दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, ये आवेश का मान है। आगे लिख देता हूं मैं कूलाम, और आपसे मैंने पूछी है धारा। धारा आई का मान निकालो कब, जब समय 2 सेकंड है, ठीक है। एक एग्जाम्पल दे देता हूं आपको, ऐसे बेसिक एग्जाम्पल है, आराम से कर सकते हैं। क्या है मेरा क्वेश्चन, आवेश का मान आपको दिया गया है, एक इक्वेशन दे रखी है, ये मतलब एक फंक्शन के रूप में आवेश दे रखा है, और आवेश का मान समय पर डिपेंड कर रहा है। 6, 30 कुछ भी आ सकता है ना, मैंने तो एक काल्पनिक उदाहरण लिया है यहाँ पर। 6t² - 5t + 4 कूलाम है ये आवेश का मान, और आपको धारा निकालनी है, कितने समय पर निकालनी है, जब समय का मान 2 सेकंड हो, ठीक है। तो आपको पता है जो धारा होती है ना I, इसका हल कर रहे हैं अपने। धारा I का फॉर्मूला होता है dq/dt, पता है ना अपने को। आवेश में परिवर्तन की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। और जब आप लोग यहाँ पर d/dt, q की वैल्यू रखो 6t² 5t + 4, यानी इस q का आपको समय के सापेक्ष अवकलन करना है, ठीक है। d/dt का मतलब अवकलन ही तो होता है, इस फंक्शन का आपको अवकलन करना है। अब अवकलन समाकलन तो बेसिक तो आपको आते ही होंगे, ठीक है। अगर फिर भी नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, कुछ एक दो मैं बेस्ट जो भी है एग्जाम्पल वगैरह वो आपको करवाने की कोशिश करूँगा। और बच्चों आप प्रैक्टिस जरूर करो इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए प्लस होना है काम ये। तो बताओ I बराबर, मैं जब इसका अवकलन कर रहा हूं तो देखना, जब भी अवकलन का ये रूल होता है तो उसमें क्या करते हैं, जैसे ये अलग अलग रखे तो अलग अलग रख लो। 6t² का अवकलन कर दो, माइनस है माइनस लगा दो, फिर 5t का अवकलन कर दो, प्लस है प्लस लगा दो, और फिर 4 का अवकलन कर दो अकेले का, ठीक है। तो I बराबर, अब देखो 6 कांस्टेंट है बाहर आ गया, t² का अवकलन होता है 2t, t के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे ना अपने यहाँ पर, तो t² का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो अवकलन का व्यापक सूत्र का ये तो सूत्र याद होगा, x की पावर n, x की पावर n का फॉर्मूला होता है n x की पावर n - 1। पता होगा x की पावर n का x के सापेक्ष जब अवकलन किया जाता है तो सूत्र होता है n x की पावर n - 1। तो इसका अवकलन मैंने इसके रिस्पेक्ट में किया,
x के सापेक्ष, जैसे x की जगह यहाँ पर t था तो 6 तो बाहर आ गया और टी स्क्वायर का t के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा, n का मान यहाँ पर 2 है तो 2 आगे आ गया, t 2 माइनस 1 और 2 में से 1 गया, पावर 1 बच जाती है, 2t आ जाएगा। ठीक है, माइनस 5 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। जब भी कांस्टेंट गुणा में होता है उसको बाहर ले लिया करो। ठीक है, और वैसे भी याद कर लो, ये बेसिक जो अगर नॉर्मल छोटे मोटे अवकलन होते हैं उनको तो फटाफट याद ही कर लिया करो। ठीक है, ये तो साधारण चीज है। और अवकलन का बेसिक रूल क्या होता है, जितनी भी घात होती है उसमें वो घात तो आगे गुणा में लिया और एक घात कम कर दो। जैसे यहाँ टी स्क्वायर थी तो स्क्वायर 2 घात थी तो 2 गुणा में लिया और एक कम घात इसके ऊपर लगा दी तो 2 से 1 कम कितना होता है, 1 हो गया। इसी प्रकार यहाँ टी की घात कितनी है, 1 है। और वैसे भी t का x के सापेक्ष t का, t के सापेक्ष y का, y के सापेक्ष अवकलन कितना होता है, 1 होता है, तो 1 लिख दिया। और वैसे अगर नियम के अकॉर्डिंग करो तो घात कितनी है, यहाँ पर 1 है तो 1 घात आगे ले आया, फिर t की 1 घात कम कर दो। ये तो नियम होता है, जितनी घात होती है उस घात को आगे ले आओ गुणा में और 1 कम घात लगा दो। जैसे n घात है तो n गुणा में लिया, 1 कम घात कर दो तो 1 इंटू टी की पावर 1 माइनस 1 कितना होता है, 0। और किसी भी संख्या की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। बात आ गई समझ में, ये चीज यहाँ पर क्लियर हो गई। और कोई भी कांस्टेंट अगर गुणा में होता है तो गुणा में पड़ा रहता है, अगर अकेला कांस्टेंट आता है तो उसका अवकलन 0 होता है। ठीक है, ये तो टॉपिक आपके कक्षा 11 में भी इसके बेस्ट कुछ चैप्टर है। जैसे दूसरा ही चैप्टर है मापन मात्रक प्रति वाला जो चैप्टर है, तो उसमें भी ये बातें आपको देखने को मिलती है, तो इन पर थोड़ा ध्यान देना आप लोग। चलिए, अपनी धारा की वैल्यू आ गई 6 इंटू 2 12t माइनस 5, आगे मात्रक लगाना एम्पियर, ये धारा की वैल्यू आ गई। लेकिन हमारा उत्तर यहां नहीं समाप्त हुआ है, क्योंकि अपने उत्तर निकालना है बच्चों 2 सेकंड पर। कितने सेकंड पर उत्तर निकालना है, 2 सेकंड पर। तो आप एक काम करो, यदि t बराबर कितना है, 2 सेकंड है, t बराबर कितना है, 2 सेकंड है, तो i निकालो। दिखाई दे रहा है आपको, तो i निकालेंगे तो 12, यानी t की जगह 2 सेकंड रखना है, 12 इंटू 2 माइनस 5। ठीक है, तो i बराबर आ जाएंगे t, इसमें ही है ना, तो t की जगह 2 सेकंड रख दिए, बाकी और इक्वेशन वैसी की वैसी पड़ी है और कहीं t नजर नहीं आ रहा धारा के पद में। तो 12 इंटू 2 24 हो गए, 24 में से 5 निकाल दो, 19 एम्पियर की धारा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको धारा पर कोई क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आज की वीडियो में मैं फिलहाल आपको इतना ही करवाऊंगा। जो आगे का अपना टॉपिक है वो बहुत ही मोस्ट टॉपिक है और थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो अगले वीडियो में उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इनके नोट्स बनाओ, मैं बार बार कह रहा हूं, और एग्जाम्पल आते हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करो। ठीक है, हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।